राज्य के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले 2 दिन पहले खामगांव शहर आए थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा की जिला बैठक ली और अपने भाषण के दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव में बुल्ढाना सीट से भाजपा का ही सांसद चुने जाने की बात कही। उनके इस वक्तव्य से हाल ही में शिंदे गुट में शामिल हुए बुल्ढाना के सांसद प्रतापराव जाधव के लिए अपनी सीट बचा पाना अब मुश्किल लग रहा है। 2029 या काळामध्ये भारत देशाला विश्वगुरु बनवण्याचं स्वप्न तयार केलं आहे। अब्दुल कलामांनी त्यांच्या पुस्तकामध्ये विजन 2020 नेऊन चालले गेले। आपल्या देशाचे राष्ट्रपती होते अब्दुल कलामजी, त्यांनी विजन मांडलं होतं इंडिया 2020 भारत 2020, पण माननीय मोदीजींनी ते विजन पुढे नेण्याचं ठरवलं आहे। 21व्या शतकाचा देशाचा विश्वगुरु कोण असेल तर तो भारत असेल, असं स्वप्न विश्वगौरव नरेंद्र मोदीजींनी रंगवलेलं आहे। आणि जर मग असं स्वप्न रंगवलं असेल तर मग त्याकरता मोदीजीचे हात मजबूत करायचे असेल तर 2024 मध्ये बुलढाण्याची लोकसभेचा खासदार माननीय मोदीजींना कमळावरचा द्यावा लागेल। एनसीपी के युवा विधायक रोहित पवार ने राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार की कार्यपद्धति पर सवाल उठाया है। शेगांव में संत गजानन महाराज का दर्शन करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए रोहित पवार ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर सीबीआई की कार्रवाई का निषेध करते हुए उनके साथ होने की बात कही। एक कसं आहे की आम्ही वेगळ्या पार्टीमध्ये असलो तरी महाराष्ट्राची जी संस्कृती आहे त्याच्यामध्ये एका व्यक्तीचं काम जर चांगलं असेल तर त्याला चांगलंच आपण म्हणलं पाहिजे। सिसोदियांचं काम शिक्षण आरोग्य क्षेत्रामध्ये खूप चांगलं आहे, पण आता ज्या पद्धतीचं राजकारण दिल्लीमध्ये चालू आहे त्याच्यामध्ये त्यांच्या घरी दाढी त्या ठिकाणी टाकल्या जातात आणि उगाचच नाव खराब करण्याचा प्रयत्न केला जातो। मग अशा पद्धतीने समाजामध्ये चांगलं काम करणाऱ्या एका नेत्यावर जर एखादी चुकीची गोष्ट होत असेल तर त्याचा निषेध माझ्यासारखे सामाजिक कार्यकर्ते नक्कीच करणार। आणि शेवट जेव्हा केव्हा आपला आवाज दाबला जातो त्याचं उत्तर लोकशाहीच्या माध्यमातून म्हणजे लोकांच्या मदतीने आणि इलेक्शनच्या काळामध्ये तो त्या ठिकाणी आपल्याला देता येतो। त्यामुळे मला लोकांवर विश्वास आहे, दिल्लीच्या लोकांवर विश्वास है, तसंच महाराष्ट्राच्या लोकांवर विश्वास है। इस दौरान रोहित पवार ने कहा कि शिवसेना के साथ जो अन्याय हुआ है वह पैसे के बल पर किया गया है। आदित्य ठाकरे को राज्य में सहानुभूति मिल रही है और उद्धव ठाकरे भी अगले महीने राज्य का दौरा करेंगे। 100% महाराष्ट्रामध्ये आणि या देशामध्ये जेव्हा एखाद्या व्यक्तीवर एखाद्या विचारावर अन्याय होतो तेव्हा सामान्य लोक त्या व्यक्तीच्या नाही तर विचाराच्या पाठीमागे उभं राहत असतात। जर तुम्ही बघितलं तर या गेल्या 1.5 महिन्यामध्ये जो काही गट शिवसेनेतून फुटलेला आहे त्यांच्याबरोबर पदाधिकारी गेलेले आहेत, त्यांच्याबरोबर आमदार गेलेले आहेत, त्यांच्याबरोबर जिल्हा अध्यक्ष गेलेले आहेत। पण हे जिल्हा अध्यक्ष जे आहेत ते त्यांनीच नेमले होते, नाही तर तालुका अध्यक्ष त्यांनीच नेमले होते। त्यामुळे जी लोक तिथंच राहिली आहेत ते म्हणजे मतदार आणि खऱ्या हाडाचे शिवसैनिक, ज्याचा आकडा खूप मोठा आहे। म्हणून आदित्य जेव्हा केव्हा कुठल्याही एखाद्या तालुक्यामध्ये जिल्ह्यामध्ये जातात त्यांना चांगला असा प्रतिसाद त्या ठिकाणी मिळतोय आणि आम्हाला असंही कळतं की पुढच्या महिन्यापासून उद्धव ठाकरे साहेब सुद्धा फिरणार आहेत, तिथं याच्यापेक्षा जास्त गर्दी झालेली आपल्या सर्वांना बघायला मिळेल। शिवसेना और शिंदे गुट मामले में सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई किए जाने की भी बात उन्होंने कही। एक आपण समजून घेतलं पाहिजे की शेवटी सगळे पर्याय जेव्हा संपतात, लोकशाही टिकवायची असेल तर आपल्याला न्यायालयावर त्या ठिकाणी विश्वास ठेवावा लागतो। आमचा विश्वास नक्कीच आहे, पण उद्या सामान्य लोक तिथं सुप्रीम कोर्टाकडे तिथं आस लावून धरले आहे की लोकशाही टिकणार का नाही। उद्याचा जो निकाल असेल तो पुढे ढकलून चालणार नाही, उद्याच्या उद्या निर्णय त्या ठिकाणी द्यावा लागेल, पण तो जो निर्णय असेल तो लोकशाहीला आणि संविधानाला धरून असणं फार महत्त्वाचं आहे। रोहित पवार ने इस दौरान मोहित कंबोज के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं मोहित कंबोज से कभी भी मिला नहीं, बस मीडिया में ही उनका नाम सुना हूँ। जेव्हा त्यांनी ट्वीट केली तेव्हाच मोहित कंबोजबद्दल मी माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला। त्यांच्यावर 52 कोटी रुपये
तिथं ओव्हरसीज बँकेच्या फ्रॉडचा विषय हा चर्चेत आहे. त्याच्याचबरोबर अजून 2-3 बँकांना त्यांनी चुना लावलेला आहे. त्यामुळे अशी व्यक्ती ज्याली सामान्य लोकांचा जिथं पैसा असतो, ज्या बँकेत असतो, त्याच बँकेला चुना लावला असेल तर त्यांच्या ट्वीटबद्दल आपण किती महत्त्व दिलं पाहिजे हे समजून घेतलं पाहिजे. भाजपा नेता मोहित कंबोज की ओर से एनसीपी के बड़े नेता की गिरफ्तारी को लेकर दावे के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हलचलें तेज हो गई हैं। मोहित कंबोज ने ट्वीट किया है कि जल्द ही एनसीपी के बहुत बड़े नेता की नवाब मलिक और अनिल देशमुख से मुलाकात होने वाली है। इस ट्वीट के बाद कथित सिंचाई घोटाले में पूर्व मंत्री अजित पवार के नाम की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। वैसे तो इस मामले में जांच बंद हो गई है, लेकिन मोहित कंबोज के ट्वीट के बाद सिंचाई विभाग के तत्कालीन मुख्य अभियंता विजय पांडे ने सिंचाई घोटाले की फिर से जांच करने की मांग की है। या चौकशीत राहिलेली आहे की या खऱ्या अर्थाने या घोटाळ्याची चौकशीच कोणी केलेली नाही आणि म्हणून एका अतिशय पॉवरफुल अशा कमिटीकडून जर हा सगळा घोटाळा पुन्हा तपासण्यात आला आणि विशेष म्हणजे चितळेंनी या सगळ्या बाबी रेकॉर्डवर आणलेल्या आहेत. कोणकोणत्या बाबींमध्ये भ्रष्टाचार झालेला आहे हे स्पष्ट त्यांनी नमूद केलेलं आहे आणि त्या अत्यंत गंभीर बाबी आहेत असंही नमूद केलेलं आहे. आणि असं सगळं असल्यामुळे या सगळ्या बाबींची चौकशी नव्याने एक पॉवरफुल कमिटी नेमून व्हायला पाहिजे. केंद्र सरकार की औद्योगिक नीति मुट्ठी पर पूंजीपतियों की खास मर्जी के लिए बनाई गई है और विदर्भ के उद्योगों और कारखाने को समाप्त करने की नीति केंद्र द्वारा बनाई जा रही है। ये आरोप कांग्रेस औद्योगिक सेल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत सोनारे ने अकोला में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि उद्योगों के पुनर्वास के लिए कांग्रेस औद्योगिक सेल की ओर से प्रयास किए जाएंगे। वे प्रशासकीय विश्राम गृह में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। कोरोना महामारी के बाद केंद्र की नीतियों से उद्योग जगत को झटका लगा है। विदर्भ में उद्योगों के पिछड़ेपन के कारण कई परियोजनाएं बंद हो गई है। इससे रोजगार की गंभीर समस्या निर्माण हो गई है। ये आरोप लगाते हुए सोनारे ने बताया कि कांग्रेस औद्योगिक सेल बंद उद्योगों के पुनर्वास के लिए प्रयास करेगा। डॉक्टर सोनारे ने कहा कि विदर्भ में उद्योगों के बैकलॉग को भरने के लिए एक आंदोलन किया जाएगा और उद्योगों को प्रोत्साहित करने और उद्योग जगत को राजनीति से दूर रखकर उनकी कठिनाइयों और समस्याओं को हल करने पर कांग्रेस औद्योगिक सेल जोर देगा। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अशोक अमानकर, नगर अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत वानखेड़े, औद्योगिक सेल के जिलाध्यक्ष सोमेश डिगे, महानगर अध्यक्ष विवेक पारस्कर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। औद्योगिक सेल महाराष्ट्र का पूरे जोरों शोरों से पूरे महाराष्ट्र में औद्योगिक क्रांति लाने के लिए काम कर रहा है और अकोला का भी एक विकास हम लोग इस माध्यम से, इन लोगों के प्रयत्नों से और यहाँ की टीम के माध्यम से होगा, इसलिए इसमें मुझे कुछ शंका नहीं है और पूरा सपोर्ट हमारी पेरेंट कांग्रेस का और यहाँ की जिला कांग्रेस का इस कमेटी को रहेगा। विभिन्न मामलों में दोषी पाए जाने पर अकोला महानगर पालिका के 5 कर्मचारियों को 19 अगस्त को प्रशासन ने बर्खास्त कर दिया, जिससे मनपा में हड़कंप मच गया है। नगर निगम में कर्मचारी हर माह सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिससे तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के सैकड़ों पद खाली है। इस कारण कई कर्मचारियों के कंधों पर दोहरी जिम्मेदारी दी गई है, जिससे प्रशासनिक कार्य कुछ हद तक डगमगा गया है। आयुक्त और प्रशासक कविता द्विवेदी को द्वितीय श्रेणी के अधिकारी उपलब्ध नहीं होने से उन्हें अकेले ही कामकाज संभालना पड़ रहा है। इसी दौरान आयुक्त एवं प्रशासक कविता द्विवेदी ने विभिन्न मामलों में दोषी पाए जाने पर एक ही दिन 5 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। नगर निगम ऋण संस्थान में गबन मामले में शामिल कुछ निदेशकों को दोषी पाया गया, इसलिए प्रशासन ने किशोर सोनटके, प्रकाश फुलुम्बरकर, सुनीता चरकुले को दोषी करार देते हुए बर्खास्त कर दिया। विजय खावले कुछ महीने पहले भ्रष्टाचार विरोधी मामले में पकड़े गए थे, उन्हें भी दोषी पाए जाने पर प्रशासन ने उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया। कुछ मामलों में जांच अभी पूरी होनी बाकी है। इस जांच के पूरा होने के बाद कुछ और कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाएगा, ऐसी चर्चाएं हैं। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को अकोला में कांवड़ यात्रा को लेकर खासा उत्साह रहा। इस बीच शहर से हजारों शिव भक्तों ने कांवड़ यात्रा में भाग लिया। श्री राजेश्वर की पालकी के दर्शन के लिए सुबह से ही अकोला में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। अकोला के लोगों का लोकोत्सव महाराष्ट्र का एकमात्र कांवड़ यात्रा उत्सव इस साल
उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। श्रावण मास के चौथे सोमवार को अकोला शहर में कावड़ के साथ पालकी यात्रा निकाली गई। हरिपेट की सबसे बड़ी कावड़ यात्रा आकर्षण का केंद्र रही। कावड़ यात्रा के स्वागत के लिए राजेश्वर नगर तैयार थी। शहर में 2 साल के अंतराल के बाद कावड़ उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इससे शिव भक्तों में उत्साह देखने को मिला। कावड़धारी सोमवार सुबह से ही एकत्रित हो गए थे। अकोला की कावड़ यात्रा महाराष्ट्र की एकमात्र कावड़ यात्रा है और इसकी 77 साल की परंपरा है। इस मौके पर शहर के प्रमुख चौराहों और सड़कों को सजाया गया। ही 75 वर्षाच्या अजूनही जुनी परंपरा अकोला शहरात चालू आहे आणि तिथं राजराजेश्वर महाराजाचं आपण गांधीग्रामवरून पाणी आणून जलाभिषेक करतो आणि आमच्या जुन्या रूढी परंपरा अजूनही चालू आहे आणि खूप ताकदीनं पूर्ण शिवसैनिक शिवभक्त सारे या मिरवणुकीत सामील होतात। राजेश्वराला मागणी करेन की शेतकरी सुखी व्हावा, सगळ्यात प्रथम मागणी। राज्यात शेतकरी सुखी झाला तर सारं सुख समृद्धी आपल्या देशात लाभो हीच राजेश्वरी चरणी प्रार्थना। यावर्षी कोरोनाचे समजा मागचे 2 वर्ष गेले आणि यावर्षी आम्ही जल्लोषात कावड यात्रा सुरू केलेली आहे आणि यावर्षी समजा आम्ही जे कावड यात्रा आणलेली आहे ती आम्ही 2100 भरणे त्याच्या वरती बी भरणे वाढवायची आम्ही हिंमत ठेवली होती आणि राजराजेश्वर महाराजच्या कृपेने ती पूर्ण झालेली आहे आणि आम्ही अकोल्यात आज प्रवेश करणार आहे। आमचे 6-7 हजार योग आहे, 420 फूट कावड आहे। आमची महिला मंडळ मा जय तुळजाभवानी महिला मंडळ आहे, त्यामध्ये 3रा वर्ष आज आहे। आम्ही सगळेजण मुली खूप इच्छुक आहात आणि हे सगळ्यात पहिली कावड महिलांनी स्थापित केली होती आणि मी खूप भाग्यवान आहे की मी हे महिला मंडळ कावड बघत आहे। सहभागी 200 आणि मी म्हणतो मुलांपेक्षा कमी नाहीये। एकच म्हणणं आहे माझं, मुलापेक्षा कमी नाहीये। मुला जे करतात ते मुली करू शकते। माझी फक्त एवढीच विनंती आहे, आपल्या माय बहिणीला कमी समजू नका। आपली माय बहीण बी देवीची अवतार आहे, तिने तुम्हाला जन्म दिला। शिवची शक्ती म्हणजे स्त्री। जय नारी शक्ती जिंदाबाद। सोमवार को खामगांव में भव्य कावड़ यात्रा भी निकाली गई। कावड़ यात्रा में 13 कावड़धारियों के समूह ने भाग लिया। इस बीच हर भोला महादेव के उद्घोष से माहौल भक्तिमय हो उठा। त्योहारों की नगरी कहे जाने वाले खामगांव में भी कावड़ यात्रा का उत्साह था। अंतिम सोमवार को कावड़धारियों ने विभिन्न स्थलों से लाए गए पवित्र जल से शिव मंदिरों में जलाभिषेक किया। इसके बाद शहर से धूमधाम से कावड़धारियों की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने भाग लिया। इस जुलूस के दौरान पुलिस की ओर से चौक चौबंद प्रबंध किए गए थे। अकोला में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को शुरू हुए 20 दिन की अवधि पूरी हो चुकी है। हालांकि अभी तक जरूरी पद भर्ती नहीं की गई है। इस कारण ये मरीजों को इलाज नहीं बल्कि केवल विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह दी जाती है। जानकारी के अनुसार पिछले 20 दिनों में केवल 181 लोगों की चिकित्सकीय जांच की गई।
सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शुरू किया गया है, लेकिन अस्पताल में अभी भी पर्याप्त मैन पावर उपलब्ध नहीं है। इसलिए बीमारी का पता चलने के बाद भी मैन पावर की कमी के कारण इलाज नहीं हो पा रहा। अकोला वासी पिछले 4 साल से उम्मीद कर रहे हैं कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शुरू होने के बाद गंभीर बीमारियों के मरीजों को मुंबई, नागपुर ले जाने की परेशानी से निजात मिल जाएगी। लेकिन भर्ती में आ रही रुकावट के चलते मरीजों को और कितने साल इंतजार करना पड़ेगा, यह सवाल खड़ा हो गया है। अकोला का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल 1 अगस्त से अकोला वासियों की सेवा में उपलब्ध हो गया, जिससे कई लोगों की उम्मीदें जाग उठी। लेकिन मैन पावर की कमी के कारण मरीजों को इलाज के लिए और इंतजार करना होगा। भर्ती के अभाव में करोड़ों रुपए के उपकरणों का इंस्टॉलेशन रुका हुआ है। शासन के ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से अकोला जिला परिषद के प्राथमिक शिक्षकों का ऑनलाइन तरीके से अंतर जिला तबादला किया गया है, जिसमें अकोला जिला परिषद के 17 प्राथमिक शिक्षकों का अंतर जिला तबादला किया गया है। राज्य में जिला परिषद के तहत प्राथमिक शिक्षकों के अंतर जिला तबादलों की प्रक्रिया को सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से ऑनलाइन लागू कर दिया गया है। इस प्रक्रिया में 21 अगस्त को राज्य के 3943 प्राथमिक शिक्षकों के अंतर जिला तबादले किए गए हैं, जिसमें अकोला जिला परिषद के तहत जिले के 17 प्राथमिक शिक्षकों का अंतर जिला तबादला किया गया है। इसमें मराठी और उर्दू माध्यम के शिक्षक शामिल है। शिक्षकों के अंतर जिला तबादले का आदेश जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आज शाम तक ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।